Recording. Let us study Geography of Assam, page number 92 in your book, and let's look at it. उससे पहले जो chapter हम लोग पढ़ रहे थे, which we were dealing with, or we can say that still dealing, that was Geography of India. Let's try to finish this lesson, Geography of Assam, chapter number 4. So in the key points, as you can see, जिन चीजों पर हम फोकस डालेंगे, कुछ माइनस नहीं हुआ है इस लेसन से. एवरीथिंग इज देयर. मींस यू हैव टू स्टडी द फुल लेसन, व्हिच इज प्रीटी बिग. क्वेश्चन आंसर्स हम लोग एंड में लेंगे इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर. मीनवाइल आई विल जस्ट कीप एक्सप्लेनिंग वन साइडेड, एंड एट द एंड सवाल लूंगा. तुम्हारे कोई भी सवाल रहेंगे तो पेन सब कुछ लेके रेडी रहना, एंड wherever necessary take notes, because ultimately you have to make a mind map on this. So it's better if you just keep doing it from the beginning. सबसे पहला टॉपिक, लोकेशन ऑफ असम. असम कहाँ पे आता है, क्योंकि ये एक चैप्टर ही है जियोग्राफी ऑफ असम. असम के आजू बाजू में क्या है उसे हम स्टडी करने वाले हैं. So first thing first, Assam is a state located in northeastern region. As you can see, northeastern region में Assam located है, and northeastern region में altogether there are 7 states जो इस region में आते हैं. साथ ही साथ में we have 2 foreign countries, namely Bhutan and Bangladesh. उसके बाद भूटान, अब ये कौन से साइड में है उसको हम देखेंगे. क्या बोला तुमने, कुछ बोल रहे हो तुम? मैंने बोला था वो so they are also called as 7 sisters, sir. जो 7 जो states है. हाँ. तो as you can see here, all together जो है इसमें 7 states हैं, which you should keep in mind. ये नंबर 1 वाली बात आ गई. उसके बाद जो अदर चीज यहाँ पे फोकस हम लोग करेंगे वो है कि देयर आर 2 फॉरेन कंट्रीज दैट आर देयर. वन इज भूटान एंड बांग्लादेश. नाउ विल लुक एट कौन सा वाला देश या स्टेट जो है वो कौन से साइड में है. भूटान और अरुणाचल प्रदेश जो है ये नॉर्थ साइड के है आसाम में. अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा नागालैंड मणिपुर ईस्टर्न साइड में है. मिजोरम मेघालय जो है वो साउथ के साइड में है. त्रिपुरा बांग्लादेश और साथ में एक पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट में है. जियोग्राफिकली इसका जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है वो यहाँ पे दिया हुआ है. हालांकि इसको निकालना हमें नहीं पड़ता है एग्जाम में, ये बस इसको हमें मेमोराइज करनी होती है कि एक्सटेंड होता है 24 डिग्री 0.9 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 27 डिग्री 58 नॉर्थ लैटिट्यूड, और बाद में 89 डिग्री 42 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये वाला दिया हुआ है विच यू हैव टू अंडरलाइन. कभी कभार इस पर सवाल आता है, स्पेशली इस नंबरिंग के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं. असम के जो मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज हैं, एज यू कैन सी पैराग्राफ नंबर 2, वो हिली है. हिल्स है, यहाँ पे पहाड़ है. अगर हम वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बॉर्डर को छोड़ दें और साथ ही साथ में बराक वैली के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी इलाके हैं इन नॉर्थ ईस्ट या आसाम में जितने भी इलाके हैं तो सारी के सारी इलाके जो हैं दे आर हिली. ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी. इन सारे जगहों को छोड़कर, बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश एंड बराक वैली को अगर हम छोड़ दें, उनके बॉर्डर को छोड़े, पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे उनको, तो बाकी सारे जो इलाके हैं वो हिली हैं. सो एज वी कैन सी हियर कि हिल्स अराउंड में हैं, इसके चारों तरफ हिल्स हैं इसके. सो हिल्स होने की वजह से, ओके, हिल्स होने की वजह से एज यू कैन सी दैट देयर आर मेनी रिवर्स एंड देयर आर मेनी स्ट्रीम्स. ठीक है, स्ट्रीम्स मतलब वो नदी जो पहाड़ से बह के आती हो झरना की तरह, स्ट्रीम कहते हैं. ऐसे बहुत से नदियां हैं अदर देन ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर, जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटे छोटे नदियां हैं जो अल्टीमेटली आके ब्रह्मपुत्र से बराक रिवर से मिलते हैं. तो आसाम के अगर 2 बड़े नदियों के नाम आए, that has to be Brahmaputra and Barak river. Therefore,
अगर किसी भी तरह का एनवायरमेंटल चेंज आता है इन बोथ द वैलीज, ब्रह्मपुत्र वैली एंड बराक वैली, अगर किसी भी तरह का एनवायरमेंटल चेंज, पेड़ का कम होना, बारिश या एनीथिंग, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है पूरी तरह से उस वैलीज में पड़ता है, उसके फॉरेस्ट कवर में पड़ता है, वहां पे रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ता है, सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली पड़ता है। फिगर 4.01 पे हम देख सकते हैं, दिस इज द जियोग्राफिकल लोकेशन, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में ये चीज दी गई है, और साथ ही साथ में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मेंशन किए गए हैं, प्लस उनके लोकेशंस बताए गए हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि कभी कभी क्या आता है कि ड्रॉ अ स्केच मैप ऑफ असम ऐसे पूछता है, मतलब असम का मैप बनाओ, बनाने के बाद कहता है कि उस पर ये चीजें आइडेंटिफाई करो, मतलब ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे देगा, एंड इट विल आस्क यू कि ये डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे हैं, तुम्हें वो अंडरलाइन करनी है। अब देखो, जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो भी डिटरमिन करता है कि इसका पॉपुलेशन जो कॉम्पोजिशन है वो कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन इलाके हैं वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द हिली रीजियंस, क्योंकि हिल में पानी की असुविधाएं होती हैं, लैंड प्लेन नहीं होता है, तो वहां पे लोग, इतने सारे लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न जो रीजन है उसमें अगर हम आसाम की बात करें इन पर्टिकुलर, ठीक है, तो आसाम जो है वो मिड पोर्शन में आता है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का। एंड यहाँ पे बहुत टाइम से जो है एक चीज हो रही थी, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन, इसमें जब लोग एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट होते हैं, अपने परिवार को छोड़कर या फिर अपने पूरे परिवार को लेकर जब एक रीजन से दूसरे रीजन में लोग शिफ्ट होते हैं, तो उस चीज को जो है हम माइग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत टाइम से माइग्रेशन हो रहा है, ईस्ट की तरफ से माइग्रेशन हुआ है, वेस्ट से यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है, और माइग्रेशन होने की वजह से असम का जो बाउंड्री है या फिर यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या, वो सब कुछ चीजें यहाँ पे बदल गई हैं, डाइवर्स हो चुका है। असम का जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और वैरिड है, मतलब विभिन्नताओं से भरपूर है, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर एक इंटरमिक्सिंग पॉपुलेशन दिखाई देता है, जहां पर हमें कल्चरल कंपोनेंट्स हर जो जनजाति है उसका डिफरेंट दिखता है। जैसे हम देखते हैं कि एक जनजाति की भाषा, लैंग्वेज डिफरेंट है, उसका धर्म डिफरेंट है, वो जो कल्चर या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो डिफरेंट है। ये असम में हमें देखने को मिलता है। सो किसी ने कहा कि असम जो है, इंडिया तो वैसे ही एक डाइवर्स लैंड है, और किसी ने ये कहा है कि असम जो है वो खुद में एक छोटा इंडिया है, मिनी इंडिया है डाइवर्सिटी के मामले में। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, डाइवर्सिटी के मामले में असम जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है मिक्स्ड है, इसका कल्चर मिक्स्ड है। यहाँ पे बहुत धर्म के लोग रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस अलग है, धर्म अलग है, कस्टम अलग है, रीति रिवाज अलग है। तो जो ब्रह्मपुत्र वैली है, मतलब जो आसाम है, उसको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है। एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 93, बॉटम पैराग्राफ में ये चीज लिखी हुई है। इफ यू आर फॉलोइंग विथ योर बुक, यू कैन सी दैट ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम इज द गेटवे ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट। इस लाइन को अंडरलाइन करनी होगी। क्यों इसे गेटवे कहा जाता है? लेट अस फोकस इन दैट। गेटवे इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न दूसरे स्टेट्स पर जानी है, यहाँ पे जो हमने 7 सिस्टर्स के बारे में बात की है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, इनमें अगर हमें जाना है तो हमें जाना पड़ेगा आसाम से होकर। इसीलिए आसाम को क्या कहा गया है? आसाम को जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का गेटवे कहा गया है। दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन योर माइंड प्रिटी रेडी। अब यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन भी इन्होंने किया है कि देखो, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव वे टू रीच अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अदर देन ब्रह्मपुत्र वैली। मतलब हमें अगर इन सारे स्टेट्स पर जानी है, देन वी हैव टू एंटर थ्रू असम। असम होके जाना पड़ेगा, गुवाहाटी होके जाना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए असम को जो है गेटवे माना जाता है इन सारे स्टेट्स का। यस, ब्रह्मपुत्र वैली में एक सिटी है
जिसका नाम गुवाहाटी है, एज यू कैन सी इन द बॉटम लाइंस, इज रिगार्डेड एज द, इस सिटी को क्या रिगार्ड करते हैं, पेज टर्न करेंगे, एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जब हम कहते हैं आसाम गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का, तो उससे हमें मतलब होता है कि जो है हम लोग गुवाहाटी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और गुवाहाटी सिटी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम पहली बार सुन रहे हैं। गुवाहाटी सिटी जो है हमें पहले से ही पता है, हम जानते हैं इसको। और ऊपर में अगर हम फिगर 4.02 को अगर हम फोकस करके देखें, इफ यू आर लुकिंग एट दैट, तो हमें वहां पे मिलेगा स्नैपशॉट ऑफ गुवाहाटी सिटी। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बहुत आसानी से हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इस लेक्चर को समझने के लिए बुक ओपन होना चाहिए। बुक अगर ओपन नहीं है तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इन द स्क्रीन सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, लेसन नहीं है। अब जो सारे कैपिटल टाउन्स हैं, ठीक है, ऑल द कैपिटल टाउन्स ऑफ द स्टेट्स आर कनेक्टेड थ्रू गुवाहाटी, टू गुवाहाटी, ठीक है, विद गुवाहाटी। लैंड से कनेक्टेड है, जमीन से कनेक्टेड है, और एयर रूट से कनेक्टेड है, मतलब हवाई तरीके से कनेक्टेड है, फ्लाइट वहां पहुंचती है। लेकिन किसी को भी अगर किसी और स्टेट में जानी हो तो फ्लाइट के जरिए तो वो जा सकता है बिना गुवाहाटी में उतरे, बट अगर जमीन से जानी हो तो देन दे हैव टू एंटर थ्रू गुवाहाटी, बिना गुवाहाटी के जा नहीं सकते। तो ये एक बात है, इसीलिए हम गुवाहाटी को या आसाम को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहते हैं, कि घुसना हो तो आसाम से होकर घुसना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम डिब्रूगढ़ से शुरू करें, जो कि यहाँ पर आसाम है, वहां से लेके सारे जो टाउन्स है, बड़े बड़े टाउन्स है, गुवाहाटी और सिलचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और भी छोटे छोटे टाउन्स हैं जो बड़े ही हैं, मतलब गुवाहाटी और सिलचर जितना बड़ा नहीं है, वो सारे जो हैं कनेक्टेड हैं। ठीक है, बांग्लादेश से वाटरवे से हम कनेक्टेड हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण दे, अगर हम लोग करीमगंज चले जाते हैं, नदी के उस पार बांग्लादेश है। ठीक है, इस तरह से हम तो वाटरवेज के जरिए हम कनेक्टेड हैं। इस बात को भी हमें मन में, मन में बहुत निश्चयता से रखना पड़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इट हैज प्रपोज्ड टू लिंक सम ऑफ द कंट्रीज इन द ईस्ट वेस्ट रोडवेज। इंडिया ने ऐसा भी रेकमेंड किया है कि कुछ कंट्रीज को यहाँ से जो है हम लोग क्या करें, लिंक कर, जैसे नेपाल के साथ हम लिंक हो सकते हैं, भूटान के साथ हम लिंक हो सकते हैं, साथ ही साथ में हम जो बांग्लादेश के साथ लिंक हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा सजेशन दे रहा है, जबकि यहाँ इतना पास है, सो व्हाई डोंट वी कनेक्ट अ रोडवे। उसके बाद कुछ खास यहाँ पे है नहीं। अगर इस तरह से अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, अभी भी हमारा ट्रेड एंड बिजनेस बहुत अच्छा है बांग्लादेश के साथ, बाकी कंट्रियों के साथ, बाकी स्टेट्स के साथ भी चल रहा है, फॉरेन कंट्री के साथ भी अच्छा खासा संपर्क है हमारा। तो अगर हम इस यहाँ से रास्ता बनाएंगे, अगर रास्ता बनाएंगे तो होगा क्या, कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो बिजनेस है, या बिजनेस रिलेटेड जो चीजें हैं, वो और ज्यादा सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये हमारे उन्नति के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि एक शब्द में कहूँ तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आसाम, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, नदी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, इन सारे चीजों को जो है हम यहाँ पे इलैबोरेटिवली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिजियोग्राफी जो आसाम की डेवलप हुई है, यू लुक एट दैट, यू लुकिंग एट द बुक, ये दो चीजों पर डिपेंड होकर हुई है। नंबर वन इज जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, और नंबर टू इज जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आसाम। दो चीज के ऊपर। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि ये जियोग्राफी में पूरे पृथ्वी पर ये कौन से जगह पर है, ये होता है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये क्या क्या चीजों से बनी हुई है, पहाड़ है, प्लेन जमीन है, हिल्स है, माउंटेन्स है, क्या है, इन सारे चीजों को जो है हम कॉन्फ़िगरेशन में काउंट करते हैं। तो फिजियोग्राफी जज करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर जज करना पड़ेगा, कहाँ पर है, जियोलॉजिकली वो कहाँ पर है, क्या है, कौन सा पर्वत है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा तरीके का रॉक है। दूसरी शब्दों में अगर हम कहें तो physiographic features of the states are created through actions and interactions of the external factors, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रेनफॉल, रिवर्स। तो फिजियोग्राफिक फीचर कैसे बनते हैं, जब कुछ इंटरैक्शंस होते हैं कुछ एलिमेंट्स के बीच में, टेम्परेचर का, प्रेशर का, विंड का, रेनफॉल का, रिवर का, जब इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, उस वक्त में ये क्या बनते हैं,
ये जो है बेसिकली जो है फिजियोग्राफी बनती है। अगर हम पर्टिकुलरली असम की फिजियोग्राफी की बात करें, प्लीज लुक एट योर बुक बिकॉज आई कांट सी यू, दैट्स वन थिंग। सो अगर हम स्पेशली फिजियोग्राफी की बात करें तो इसको हम जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इस फिजियोग्राफी को असम की। नंबर 1 में आता है ब्रह्मपुत्रा वैली, उसके बोथ नॉर्थ एंड साउथ साइड को हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 में आता है बराक वैली, उसको भी हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ये 2 प्राइमरी रिवर हैं और उनसे डेवलप हुआ 2 वैलीज हैं। नंबर 3 में हम डिस्कस कर सकते हैं कार्बी प्लेटो, जो पहाड़ है, हाईलैंड है, कार्बी आंगलोंग। और नंबर 4 में आता है बोडाइल एंड साउदर्न हिल्स, ये भी पहाड़ है, साउथ की तरफ का हिल है और बोडाइल पहाड़ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। तो ये 4 हिस्सों में हम जो है असम की फिजियोग्राफी को डिवाइड कर सकते हैं। अब फिगर 4.03 को देखो बुक में, उसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र वैली विद इन द डॉटेड लाइन्स। ये जो अपना ब्रह्मपुत्र वैली है ये कहाँ पर है, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ऊपर में है और जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है नीचे में है, इसके बीच वाले वैली को कहते हैं ब्रह्मपुत्र वैली। और जो यहाँ पे करीबन ब्लू कलर का कलर में वेरी इन योर टेक्स्ट बुक, वो नदी है और दोनों साइड में जो है ये वैली है, वैली क्रिएट हुआ है, मिट्टी है, जमीन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ब्रह्मपुत्र वैली को, देखेंगे यहाँ पे कि कितना % यहाँ पर जमीन है, ठीक है, इसकी विड्थ क्या है, इसका लंबाई क्या है, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो असम के फिजियोग्राफिक यूनिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दी बिगेस्ट पोर्शन हम लोग कह सकते हैं, दी बिगेस्ट पार्ट कह सकते हैं हम लोग। लिखा हुआ है पहले लाइन पर, ये जो वैली है ये बहुत ज्यादा लंबी है और नैरो है, लंबाई में बहुत ज्यादा लंबी है और नैरो है, मतलब उसका चौड़ा नहीं है, नैरो है, छोटा है। इस बात को याद रखना, कभी कभी आता है ब्रह्मपुत्र वैली का कंपैरिजन मेक करना होता है बराक वैली के साथ, तो ये वाली जो है लॉन्ग है, नैरो है। इसकी जो टोटल लंबाई है, ठीक है, वो 720 किलोमीटर है, इतनी लंबी है ब्रह्मपुत्र। और इसका जो विद है, जो मोटापा है जो वैली का, वो 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर विद एवरेज है, वेरी करेगा, कहीं पे 80 होगा, कहीं पे 70 होगा, कहीं पे 65 होगा। इस चीज को मैंने स्कूल वाले क्लास में डिस्कस किया था, ब्रेथ लेंथ एंड विड्थ को मैंने डिस्कस किया था बाय ड्राइंग इन द ब्लैक बोर्ड। तो तुम में से बहुत सारे लोग वहां पे थे, सो यू मे नो। तो यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र वैली के आजू बाजू में क्या है, इट्स बाउंडेड बाय हिल्स, इसके चारों तरफ हिल्स है, पहाड़ है, एंड प्लेटोस हैं। प्लेटो मतलब हाईलैंड है, जो इसके नॉर्थ साइड में देखने को मिलेंगे, ईस्ट में देखने को मिलेंगे, साउथ में देखने को मिलेंगे। और जो ईस्टर्न हिमालयस है वो इसके नॉर्थ में आता है, मतलब हिमालय का ईस्ट साइड इसके डायरेक्ट ऊपर आता है, नॉर्थ की तरफ आता है। अगर हम मैप को देखें, मतलब पूरे इंडिया के मैप को देखना पड़ेगा जो जिसमें हिमालय शो ऑफ कर रहा है, उसको अगर हम देखें, वैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ईस्टर्न हिमालय, सेम फिगर 4.03 है, इफ यू आर लुकिंग एट योर बुक, उसमें भी देख लो, वहां ऊपर ईस्टर्न हिमालयस लिखा हुआ है जो नॉर्थ की तरफ आता है। और इसके जो ईस्ट या फिर जिस ईस्ट साइड में क्या है, कार्बी आंगलोंग, नागा हिल्स है, कार्बी एंड मेघालय प्लेटो है इसके साउथ साइड। तो एक्चुअल में जो हिमालयस हैं, ईस्टर्न हिमालयस है, उसके नॉर्थ ईस्ट साइड पर है, मतलब इस वाले साइड पर है अगर हम मैप को देख रहे हैं। और जो इसकी जो बाकी जो जैसे नागा हिल्स हैं, कार्बी प्लेटो है, मेघालय प्लेटो है, ये इसके साउदर्न साइड में आते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। जो मैप यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इसके नीचे की तरफ है। अगर हम मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, होपफुली तुम्हें यहाँ दिखने को मिल जाएगा, इस वाले मैप में नहीं मिलेगा तो यू ऑलरेडी हैव एन एटलस, उस पर एक बार नजर डालने से तुम्हें मिल जाएगा कौन सा वाला कहाँ पर है, नजर डालनी जरूरी है। फिर देखो इसका जो ये जो वेस्ट में जब जाता है तो ये वेस्ट बंगाल के साथ मिल जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली वेस्ट की तरफ जाके। ऑब्वियसली
वेस्ट बंगाल का बाउंड्री अलग है, और ये साथ ही साथ में जाके बांग्लादेश में भी मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बांग्लादेश होके जाके बाद में बे ऑफ बंगाल में मिलता है, और बांग्लादेश में इसका नाम भी अलग हो जाता है। फिलहाल इसका नाम नहीं पता मुझे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है, द 64 किलोमीटर लॉन्ग रीच द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स नंबर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ट्रिब्यूटरीज ड्रेन दिस वैली। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे आसाम में ऑलमोस्ट ये जो है 64 किलोमीटर बहता है, लंबाई जगह है यहाँ पर। उसकी फुल लंबाई जो 720 है, और इस वाले लेंथ के अंदर यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे नदियां हैं। एक बड़ी नदी होती है जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, बराक हो गया, और उसके अंदर में छोटी छोटी नदियां होती हैं जिनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें बहुत से ट्रिब्यूटरीज भी हैं इस वैली में। ब्रह्मपुत्र वैली जो है आसाम का टोटल कितना एरिया में से बहता है, कवर कितना एरिया को करता है, 72% एरिया आसाम का कवर कर लेता है ब्रह्मपुत्र वैली। इसका मतलब ये बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही बड़ा रिवर है। अब इस वैली के बारे में एक बात बताया गया है, देखो वैली जनरली राइट हैंड साइड के पेज में है, हम लोग पेज नंबर 95, इफ द बुक्स पेज नंबर इज सेम एज यू आर रीडिंग। तो इसमें हम तुम देख सकते हो कि जनरली स्लोप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट to southwest with an average gradient of 13 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अब इस चीज को समझना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को जब हम समझेंगे तो तुम्हें तुम्हारे बुक की तरफ देखना होगा। बुक में जो है 4.03 मैप को देखो, और मैप का जो राइट हैंड कॉर्नर है, वो जो राइट हैंड साइड जहां पर जो है डिब्रूगढ़ दिख रहा है, यू कैन सी डिब्रूगढ़ जहां पे दिख रहा है, उस वाले साइड को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड, हमारे आसाम का नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी वहां से बह के कैसे आ रहा है, देखो ऐसे 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 करके साउथ वेस्ट की तरफ आ गया है। ये तो साइड जो ये जो नीचे वाला साइड तो साउथ है, ये वाला वेस्ट है, इसकी तरफ वो आ गया है। तो हर एक किलोमीटर में ये 13 सेंटीमीटर खिसकता है। 13 सेंटीमीटर जो है नॉर्थ, 13 सेंटीमीटर जो है ये साउथ वेस्ट की तरफ खिसकता है, मतलब थोड़ा नीचे आएगा इस तरफ जाएगा, नीचे आएगा इस तरफ जाएगा, पर किलोमीटर में 13 सेंटीमीटर जाएगा, थोड़ा आएगा ऐसे जाएगा। आई डोंट नो तुम मैप में कैसे देख पा रहे हो, मैप में कह रहा हूँ, हाँ मैप में, और मुझे इस वाले वीडियो में कैसे तुम लोग देख पा रहे हो मुझे पता नहीं, बट वट एवर इट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे। अच्छा, मारूफ इज नॉट हियर, सो आगे देखते हैं। एंड इट्स अपर रीच नियर डिब्रूगढ़ एंड द ग्रेडियंट इज अबाउट 17 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, while the same is about 10 सेंटीमीटर पर किलोमीटर लोअर रीच। इसका मतलब जो इसका ग्रेडियंट है, जो इसका जो स्लोप है, वो डिब्रूगढ़ के वहां पे ज्यादा है, 17 सेंटीमीटर है। और एकदम नीचे अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अपना जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहादुर या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बहादुराबाद, इस जगह पर अगर हम आए, बांग्लादेश की तरफ आए, या फिर वो धुबड़ी के साइड में अगर हम देखें, ठीक है, चिलमारी धुबड़ी जो वहां ऊपर दिखाई दे रहा है मैप की तरफ अगर हम फोकस करें, तो वहां पे हमें ये चीज नजर आएगा कि ये क्या है, वहां पर जो है इसका सबसे ज्यादा, सबसे कम है, और डिब्रूगढ़ में सबसे ज्यादा है। गुवाहाटी में सबसे कम है। पूरे ब्रह्मपुत्र वैली को अगर हम डिवाइड करने लगे तो उसको भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ 4 फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पेज नंबर 95 के सेकंड पैराग्राफ में इस चीज को बताया गया है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक यूनिट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ टू साउथ, वहां पे क्या क्या चीजें में हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो नॉर्दर्न फुट हिल्स है, एंड नॉर्थ टू साउथ बिंग प्लेन्स है, फ्लड प्लेन है, चोरलैंड है, एंड साउदर्न फुट हिल है। तो ये कुछ रीजियंस है जिसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे नॉर्दर्न फुट हिल्स, उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ बैंक प्लेन्स आ रहे हैं, उसके बाद द फ्लड प्लेन आ रहा है और चोरलैंड आ रहा है। सो चोरलैंड एंड फ्लड प्लेन इसके बारे में पहले ही हम बता चुके हैं।
फ्लड प्लेन क्या क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, चैप्टर नंबर 1 में हम इनको पढ़ चुके हैं, तो उसे बता के मैं अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं लूंगा। हाउएवर बाद में दिक्कत हो तो जान लेंगे, जानकारी ले लेंगे। अब देखो नॉर्दर्न फुट हिल्स जो है वो कैसे बने हुए हैं, कंप्राइज द सब हिमालयन रेंजेस एंड दीज आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टर्शियरी सैंडस्टोन्स। तो जो नॉर्दर्न फुट हिल्स है, मतलब नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, अगर मैप को हम देख रहे हैं, ठीक सामने मैप है, मैप की तरफ अगर हम देखें और ऊपर के साइड को अगर हम फोकस करें, तो ऊपर का साइड जो है उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न फुट हिल्स कहेंगे, जो हिमालयन फुट हिल्स भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो रेंजेस हैं ये टर्शियरी पीरियड में बने थे और टर्शियरी पीरियड के बहुत पुराने सैंडस्टोन से बने हुए हैं, ठीक है। पुराने बने हुए हैं इसका मतलब ये होगा जियोग्राफिकली रिसोर्स की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोलियम, कोल, ये सब मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि टर्शियरी पीरियड में ही जो है इस उस पीरियड को कहते हैं जब कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में से लाइन डिवाइड, मतलब एक सी निकला था, ततीश सी, जिसके बारे में मैंने क्लास में डिस्कशन की थी। होपफुली तुम्हें से बहुत सारे लोगों को वो याद रहे, बहुत एलाबोरेटिव टाइम लेके किया था मैंने। अब देखो दिस नैरो जोन हैज एलिवेशन, ये जो नैरो जोन है इसका एक एलिवेशन, इसका हाइट है जो 150 से लेके 600 मीटर तक जाता है। 150 एकदम लोएस्ट है और अगर हम हिमालय की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो 600 मीटर तक लंबाई उसकी हो सकती है। पहाड़ की लंबाई की बात कर रहे हैं हम, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। इट इज रिलेटिवली वाइडर अलोंग विद द वेस्टर्न साइड। अगर वेस्टर्न साइड में अगर हम जाएंगे, मतलब लेफ्ट की तरफ, मैप के लेफ्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो वही वाइड होगा थोड़ा ज्यादा। वेरेज अगर हम ईस्टर्न साइड की तरफ अगर जाएंगे तो जैसे वहां पे कुछ जगहें हैं, सोनितपुर, लखीमपुर, धेमाजी, यहाँ पर इसका जो विड्थ है वो छोटा है, ठीक है। तो ये तुम याद रखना, ये हिल्स हैं, हिल्स के बारे में आइडिया दी जाए। The foothill zone generally slopes southward and it comprises a series of cone-like alluvial land features which are mainly composed of a mixture of sand and stones. तो ये जो फुटहिल का जो जमीन है ये जनरली कहाँ से होके आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नॉर्थ से नीचे की तरफ ये लाइन अप होके आते हैं। और जब ये लाइन अप होके आते हैं ऑब्वियसली इनके साथ में रिवर्स भी बहते हैं यहाँ पे, तो कुछ जमीन क्रिएट होते हैं, कुछ प्लॉट, मैदान क्रिएट होते हैं जिनको हम कह सकते हैं एलुवियल लैंड है। वो एलुवियल इसीलिए क्योंकि वो फर्टिलाइज लैंड है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सेडिमेंट उसमें कैरी होके आता है और कहा जाता है उसमें सैंड है और स्टोन्स भी पाए जाते हैं, चूना पाथर जिसे हम लोग कहते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाता है। पेज को टर्न करने से हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो इन दिस जोन स्ट्रीम वाटर जो है वो परकोलेट करता है। परकोलेट का मतलब होता है जमीन के अंदर से बह के आना, means you cannot see with your naked eyes because of which no water flow is seen in the streams। कभी कभी स्ट्रीम तुम्हें दिखेगा, मतलब नदी, झरने का तुम्हें सोर्स मिल जाएगा लेकिन उस झरने में पानी नहीं मिल सकता। या फिर तुम पहाड़ में जब ऊपर जाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, जब ऊपर जाओगे तो वहां पे देखोगे कि स्ट्रीम चल रहा है, पानी आ रही है, लेकिन जब तुम नीचे आओगे तो पानी आते हुए नहीं दिखेगा तुमको, पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो मिट्टी के अंदर से होके आती है। फिर तुम थोड़ा नीचे जाओगे, then again you will find कि यहाँ से तो पानी है लेकिन ऊपर में तो नहीं मिला, तो उसके सोर्स बदल जाते हैं बिकॉज वाटर जो है वो परकोलेट करता है, अंदर से बहता है। सेम बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वाटर फ्लो इज फाउंड टू रीअपीयर ऑन द स्ट्रीम बेड्स सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। थोड़ा नीचे अगर हम चले जाएं डाउन स्ट्रीम में, फिर से वो दिखाई देने लगता है और वापस से वो पानी बह के प्लेन की तरफ जाता है, मतलब प्लेन जमीन की तरफ जाता है। अब इसका अगर हम साउदर्न पार्ट को अगर हम जज करें तो साउदर्न जोन जो है वो डैम्प सोइल है। डैम्प सोइल का मतलब होता है भीगा हुआ जमीन जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, मतलब जो जमीन कंप्लीटली पानी पानी लगेगा दिखने में, डैम्प, भीगा हुआ। और इसमें बहुत ज्यादा लंबे टॉल ग्रास ग्रो करते हैं ऐसे जमीनों में, आजू बाजू के जो फॉरेस्ट है उसमें लंबे ग्रास ग्रो करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल है इकोलॉजिकल कंडीशन के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। तो असम में कुल मिलाकर 5-6 नेशनल पार्क ये सब तो है ही,
बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पे हैं, जिनको मैप में आराम से स्टडी कर सकते हो, और अलग से एक यूट्यूब वीडियो के जरिए भी इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, कहाँ पे हैं, बेसिक उनके कुछ फोटोग्राफ्स देखने हो, तो obvious सी बात है, उसको हम आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और फॉरेस्ट किस लिए है? क्योंकि यहाँ साउदर्न की तरफ जो है वो जमीन डैम्प है, पानी वाला जमीन है। पानी वाले जमीन पर पानी होने की वजह से लंबे लंबे ग्रास होते हैं, और इस ग्रास को कहते हैं रीड्स। ठीक है, ये ग्रो करते हैं यहाँ पे, और ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट के लिए फिक्स्ड जगह है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे बनी हुई हैं बहुत सारी। अब देखो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जब हम बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 96 के सेकंड पैराग्राफ में है। जब हम ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं, इसमें दो चीजें इंक्लूड हो जाता है, नॉर्थ साइड भी इसका और साउथ साइड भी। तुम अगर पिछले वाले पेज में जाके मैप को देखोगे तो देखो डॉटेड लाइन के ऊपर बीच में से नदी जा रही है, ऊपर वाले साइड को नॉर्थ कहेंगे, नीचे वाले साइड को साउथ साइड कहेंगे। तो अगर बैंक के हिसाब से कहें तो नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक होगा इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज को बताया जा रहा है। द नॉर्थ बैंक प्लेन्स, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है फुट हिल से, नॉर्दर्न फुट हिल से शुरू होता है, हिमालयस, और एकदम बहके जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में आता, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये आता है। मतलब ये जो नॉर्दर्न बैंक है, इसका जो लिमिट है, यहाँ पे बैंक वैलीज की बात कर रहे हैं, नदियों की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली वैली जो है वो नदी के बाजू में होता है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि नॉर्थ बैंक जो है वो नॉर्दर्न फुटहिल से शुरू होकर बिल्कुल ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ की तरफ जाता है, एकदम नीचे की तरफ जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर हम अगेन उस मैप को देखें तो इस चीज को समझ सकते हैं। फिर देखो साउथ बैंक प्लेन जो है वो एक्सटेंड होता है साउदर्न फुटहिल से। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के एकदम नॉर्थ की तरफ वो जाते हैं, इन द नॉर्थ। तो ये हमें पता चल गया। द एंटायर ब्रह्मपुत्र प्लेन जोन हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन ऑफ एलुवियल सेडिमेंट्स कैरिड बाय ब्रह्मपुत्र एंड इट्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्दर्न साउदर्न हिल्स एंड हाईलैंड्स। तो ये जो पूरा वैली क्रिएट हुआ है ऊपर के साइड का और नीचे के साइड का, ये एक्चुअली जो है नदियां जो हैं, उपनदियां बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज जो है, छोटे छोटे उपनदियां, बड़े नदियों के छोटे नदियां, ट्रिब्यूटरीज अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी करते आ रहे हैं बहुत सालों से। एक दो दिन की बात नहीं है, या एक दो साल की बात नहीं है, बहुत साल से सेडिमेंट्स कैरी करते आ रहे हैं, और बहुत साल सेडिमेंट्स कैरी करने की वजह से ये जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक बने हैं। तो ये बहुत टाइम लगे हैं, झील से बहते आते 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 जमते जमते बना है। लेकिन इस चीज को भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो उस चीज को थोड़ा याद रखो, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्कशंस होते हैं जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब जो क्लास 6 में कराई जानी चाहिए थी, या जो 7 में कराई जानी चाहिए थी। हर चीज को मैं हर क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो याद नहीं रहता, और दूसरी बात अगर मैं पुराने चीजों को इतना ज्यादा, तुम्हारा उन कॉन्सेप्ट्स को मैं अगर क्लियर करने लग जाऊंगा, तो एक चीज ये होगा कि तुम्हारा जो है टाइम से कोर्स फिनिश नहीं। इसके लिए स्कूल के जो क्लासेस मिलते हैं उन्हें भी अटेंड करने की कोशिश करो। उससे होगा क्या, डबल इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक बात बताई, इस पर अमल करो। अब हम क्या पढ़ेंगे कि नॉर्थ बैंक जो है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, अगर हम मैप देखेंगे तो उसके कुछ उपनदियों के नाम बताने हैं। मतलब ब्रह्मपुत्र तो है ही obviously, उसमें आके मिलते हो ऐसे कुछ छोटे छोटे नदियों के नाम बताने हैं, एंड वी हैव टू अंडरलाइन देम। पुराना बुक यूज कर रहे हो तो उसमें अंडरलाइन होगा, एंड इफ यू आर यूजिंग अ न्यू बुक तो उसमें हमें अंडरलाइन करना होगा। देखो यहाँ पे कौन से नदियां हैं, उपनदियां हैं नॉर्थ वाले साइड। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस कि नॉर्थ वाले साइड्स के उपनदियों के नाम बताओ। तो यहाँ पे देखो शुभांशिरी है, रोंगा नदी है, बुरुई है, बोरगोंग है, जिया भोराली, घाघरू, फेलसिरी, बेलसिरी, धानसिरी, देन নোয়া নদী, নানই, বড় নদী, পুথিমারি, পাগলাদিয়া, মানস, এইবেকি, চম্পরমতি, চম্পামতি।
Gaurang. These are some of the names of the, as you can see, tributaries of northern bank. उच्चारण में थोड़े बहुत डिफिकल्टीज आ सकते हैं ओबियसली, क्योंकि हम लोग सिलेटी में बात करते हैं, एसएमईस नहीं है। ओबियसली एसएमईस लोग इसको अलग से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन, कोई इसमें वो नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, जैसे टिपकई, गोदाधौर, ये भी कुछ और नॉर्थ साइड के ट्रिब्यूटरीज के नाम है। तो करीबन तुम्हें 4 ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी 4 जो तुम्हें पसंद हो उन्हें तुम याद रख लो, बस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज देखो, ठीक है, उनके नाम पढ़ते हैं। ये कुछ साउथ साइड की नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में आके मिलते हैं। बुरही, दिहिंग, दिसांग, दिखो, धांजी, भोगदोई, धानसिरी, कोपिली। धानसिरी दोनों साइड में है, ओके। कुलसी, कृष्णई, जिनारी, these are some of the names of the south bank tributaries. Again, यहाँ से तुम्हें 4 नाम मेमोराइज करने होंगे और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो, नॉर्थ एंड साउथ बैंक जो है दोनों तरफ एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो है उसमें वो उर्वरता में बहुत अच्छा होता है, और उर्वरता में अच्छे होने की वजह से उसमें जो है कृषि कार्य, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो ये बात याद रखना, बोथ साइड्स में होते रहते हैं, बोथ साइड फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल दोनों साइड में। नॉर्थ बैंक प्लेन जो है, मतलब नॉर्थ साइड का जो प्लेन लैंड है वो वाइड है, जिसका एवरेज विड्थ, मोटापा नदी से लेके उस तरफ जो सरका के गया है वो 30 किलोमीटर है इन द लोएस्ट पार्ट, एंड नैरो इन इट्स अपर पार्ट। ऊपर की तरफ अगर हम उसको देखेंगे तो वहां पे 30 किलोमीटर नहीं होगा, 18, 15, 22 इस तरह का हो सकता है, उससे भी नीचे हो सकता है। एकदम बुक में बताया जा रहा है कि एकदम कम होके 10 किलोमीटर तक उसका विड्थ हो सकता है। फिर साउथ बैंक प्लेन जो है वो इतना वाइड नहीं है, वो सिर्फ 5 किलोमीटर है उसका विड्थ, तो उससे वो बहुत कम है, वो 30 किलोमीटर है। नॉर्थ वाला, साउथ वाला छोटा है। कंपैरिजन अगर आता है देन दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है। एंड wide in the districts of Kamrup, Gwalpara, Dhubri, and due to the expansion of the Meghalaya plateau. तो कुछ कुछ जगह पर जो है इट्स ओनली 5 किलोमीटर, जैसे इन वाले जगह पर कामरूप, ग्वालपाड़ा, धुबरी, क्योंकि ये मेघालय पहाड़ के साथ मिल जाते हैं जाके। बट इन जनरल भी अगर हम इनको कंपेयर करें तो नॉर्दर्न साइड बड़ा है, साउदर्न वाला साइड जो है उसकी जो विड्थ है वो कम है, ठीक है। बट अगेन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इट इज समवॉट वाइड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ गुवाहाटी टू कोपिली प्लेन, ठीक है। गुवाहाटी के ईस्टर्न साइड से लेके अगर हम कोपिली नदी के प्लेन तक जाएं तो कुछ हद तक यहाँ पे हमें मिल जाएंगे कि वो क्या है, थोड़े बड़े हैं। अगेन द प्लेन हैज बिकम नैरो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नौगांव एंड गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट्स। अगेन हम गोलाघाट नौगांव डिस्ट्रिक्ट के बीच वाले जगह को देखेंगे तो वो नैरो है, ठीक है। हाउएवर इट्स अगेन वाइड, फिर से वो वाइड हो जाएगा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट अप टू तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पे थोड़ा वाइड है। ये वेराइटी बताया जा रहा है, कहाँ पे थोड़ा लेंदी है, विड्थ ज्यादा है, मतलब इस तरह से। अगर यहाँ बीच में एक नदी है तो इस साइड के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कहीं पे इसका जो विड्थ है वो बहुत बड़ा है, कहीं पे कम है, कुछ कुछ जगह कॉम्प्लेक्स है। साउदर्न साइड वाला जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शिवसागर, जोरसागर, जो जोरहाट, डिब्रूगढ़, यहाँ पर जो है ये जो है थोड़ा बड़ा है। उसके बाद देख सकते हैं हेडवर्ड इरोजन होता है इसमें। इरोजन का पिक्चर 4.04 में दिया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड। तो इफ योर बुक इज ओपन तो वहां पे देख सकते हो। उसके वजह, इरोजन की वजह से भी कुछ हद तक जो है छोटा हो जाता है वो। जैसे कुछ स्पेशल जगह हैं, रिवर है, इनके बारे में बात किया गया है, जैसे धानसिरी, दिखो, बुरही, दिहिंग, डिब्रू, इन सब के बारे में बात किया गया है। साउदर्न प्लेन ये जो है कभी कभी टूटने की वजह से वाइड हो जाते हैं, सॉरी छोटे नहीं, टूटने की वजह से रिवर छोटा हो सकता है लेकिन एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये बुरही, दिहिंग, उसके बाद दिखो, कुछ और ऐसे रिवर हैं जैसे धानसिरी है,
इनके टूटने की वजह से जो है प्लेन एरिया जो है थोड़ा बड़ा हो गया है इन वाले इलाकों में। नॉर्थ बैंक प्लेन एंड साउथ बैंक प्लेन जो है वो दोनों साइड में लोग रहते हैं ब्रह्मपुत्र के, उस साइड में भी रहते हैं, साइड में भी रहते हैं, और बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत घना जनसंख्या है, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, कृषि कार्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जमीन जो है वो फर्टाइल है। और गुवाहाटी जैसे हमने पहले बात किया कि इट्स द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर ये गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाड़ी वाड़ी ये सब का, रास्ते वगैरह, सड़कें, ये सब अच्छी होंगी, तो ये डेफिनेटली अच्छी है। तो इसके लिए भी ये जो इलाके हैं नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक, ऑब्वियसली गुवाहाटी सिटी के बारे में बात करें, आसाम के आजू बाजू के जो इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, रीजन सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक प्लेन्स where occasioned and frequent floods are caused। एक चीज सवाल आता है कि फ्लड के बारे में बताओ, ब्रह्मपुत्र में होने वाले फ्लड के बारे में बताओ। तो यहाँ पे देखो कुछ रीजन है नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक प्लेन्स के बीचों बीच में, तो वहां पे क्या होता है, ओकेशनली फ्लड होता है, हर साल फ्लड होता है, 2-1 साल छोड़कर ऑलमोस्ट इन ऑल द इयर्स हमें वहां पे फ्लड देखने के लिए मिलते हैं। और ये फ्लड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर करवाता है, डुबा लेता है पूरा इज नोन एज द, जो इलाके हैं, ठीक है, जो फ्लड अफेक्टेड जो इलाके हैं, जो रीजियंस हैं, इनको फ्लड प्लेन भी कहते हैं। वैसे फ्लड प्लेन का एक अलग डेफिनेशन है जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। आगे देखो, दिस फ्लड प्लेन नेचुरली इंक्लूड्स द शोरलैंड डेवलप्ड ऑन द बेड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली फ्लडलैंड किसे कहते हैं, नदी के बाजू में जो सैंड वाली जो एरिया होती है, और उसके बाद सैंड को छोड़ने के बाद तो जो थोड़ी जमीन होती है जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, वेजीज लगाते हैं, इस पूरे इलाके को, ठीक है, इस पूरे इलाके को हम क्या कहते हैं, इस पूरे होल लैंड को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। अब फ्लड प्लेन के अंदर आता है चोरलैंड, जिस पर हम लोग सब्जी वब्जी लगाते हैं, उसको हम चोरलैंड कहते हैं। तो इस बात को याद रखना, पहले भी मैंने ये चीज डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि फ्लड प्लेन के अंदर क्या क्या आते हैं। फ्लड प्लेन जो है उसका विड्थ क्या होगा ये भी बताया जा रहा है। ये नॉट, इट्स नॉट सेम एवरीवेयर। इसका मतलब जैसे तुम्हारे आजू बाजू में रिवर्स है, तुमने देखा होगा, जो बैंक्स है, जो फ्लड प्लेन है, जो सैंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं चोरलैंड या फिर सैंडलैंड, ठीक है, कुछ हद तक बीच के जैसा एहसास देता है हमें नदी के पास जाने से। वो वाले इलाके तुम्हें क्या देखेंगे कि उसका जो एरिया है या विड्थ है, मोटापा जो है, वो नॉर्थ साइड में अलग हो सकता है, साउथ साइड में अलग हो सकता है जो चोरलैंड हो या फिर जो फ्लड प्लेन हो, एक साइड में बहुत बड़ा हो, एक साइड में बहुत कम हो। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है पेज नंबर 97 टॉप पार्ट में, ये बोला जा रहा है कि विड्थ जो है इसका वो सेम नहीं होगा। Its width decreases due to the extension of some hillocks at certain places on the banks, and also because of the formation of leaves along the banks of the river ब्रह्मपुत्र। दो चीजों की वजह से, एक तो है कुछ हिल्स हैं, उसके एक्सटेंड होने की वजह से, एग्जिस्टेंस की वजह से इसका जो विड्थ है वो कम जाता है, क्योंकि हिल जब आता है तो ऑब्वियसली फ्लड प्लेन बंद हो जाता है। और लीव्स, नेचुरल लीव्स बनने की वजह से भी इसका वो हो जाता है, बंद पड़ जाता है। अब सवाल ये आ रहा होगा, नेचुरल लीव क्या है? Obviously it was discussed in chapter 1, so refer that. The floodplain on the north bank, especially the districts of Dhemaji, Borpeta, are characterized by a number of wetlands and swamps. तो जो नॉर्थ बैंक है, जो दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, धेमाजी एंड बोरपेटा, ठीक है, धेमाजी एंड बोरपेटा के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। धेमाजी एंड बोरपेटा में दो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, ठीक है, और स्वैम्प्स हैं, पानी का स्थल कह सकते हैं, वाटर कलेक्टेड एरियाज, ऐसे बहुत से यहाँ पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, साउथ बैंक फ्लड प्लेन इज कंपैरेटिवली नैरो। साउथ का जो है नैरो है, नॉर्थ का सबसे बड़ा है, सब कुछ बड़ा है नॉर्थ का।
साउथ का सब कुछ छोटा है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दिमाग में रखनी है अगर कंपैरिजन मेक करने के लिए कहें तो। नॉर्थ वाला वाइड है, साउथ वाला नैरो है। हाउएवर इट्स समवट वाइड नियर, लेकिन अगेन जैसे हमने पहले यहाँ पे बात किया था, कुछ कुछ जगह पर जाके ये थोड़ा वाइड हो जाता है, जैसे बुरही दिहिंग, दिसांग दिखो, धनसिरी, कोपिली, कुलसी रिवर, इन सारे रिवर्स के बाजू में जाने के बाद ये क्या होता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। अब यहाँ पे और एक टॉपिक आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है तो इसी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। a lot of information is there in this topic. उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो है, देखो, all the branches over branching channels within ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसे इसमें जो चौर हैं जिनको सैंडबार कहते हैं एंड चोरलैंड्स हैं, इन सबको एक साथ मिला के कहते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। दो तरह के फ्लड प्लेन होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। तो यहाँ पे जो जितने भी चैनल्स है, जितने भी रिवर्स है, चैनल्स मतलब यहाँ पे रिवर्स ब्रह्मपुत्र में, और इसमें जितने भी चोरलैंड हैं, चोर्स हैं या चोरलैंड है, इन सबको एक साथ मिला के जो है बोलते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। तो इस बात को जो है कुछ हद तक तुम लोग जो है याद रखना कि एक्टिव फ्लड प्लेन किसे कहते हैं, ठीक है। रिवर ब्रह्मपुत्र जो है उसकी एवरेज जो विड्थ है वो 60 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर है असम सेक्शन में। विड्थ मतलब हम अभी रिवर के मोटापे की बात कर रहे हैं, पानी जहां तक है रिवर में, जहां जितने पोर्शन में पानी है वो 60 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक है। 60 नहीं, सॉरी, 6 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। रिवर की लेंथ की बारे में बात कर रहे हैं। जो पानी है वो अगेन हर जगह में सेम नहीं है, इस बात को हम अंडरलाइन करके रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो अंडरलाइन करेंगे इसको। साथ ही साथ में व्हेन वी मेक द माइंड मैप, इन वाली चीजों को जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, उन सारे बातों को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, वहां पे ऐड करेंगे वहां पे। तो 6 to 8 किलोमीटर हो सकता है असम के अंदर जहां जहां से ब्रह्मपुत्र बहता है। पानी का साइज, वाटर वॉल्यूम कह सकते हैं इसको, बट वाटर वॉल्यूम लेंथ है। उसके बाद इट्स इट्स वन ऑफ द लीडिंग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट डिस्चार्ज। अगर इस रिवर के वाटर वॉल्यूम को देखें, कितना पानी है इसमें और कितना सेडिमेंट्स ये कैरी करके लाता है अपने साथ, क्ले, सिल्ट, सैंड, पत्थर, सब चीजें। तो ये जो है बहुत बड़ा एक रिवर साबित होता है, पूरे इंडिया में लीडिंग रिवर है क्योंकि ये रिवर बहुत बड़ा है एंड इसका इरोजन जो है, नॉर्मल रिवर इरोड करता है, वो भी हमने चैप्टर 1 में बात किया, विंड इरोजन, रिवर इरोजन, ग्लेशियल इरोजन, ठीक है। एक्सोजेनिक फैक्टर्स में हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया है। देन अगेन कनेक्टेड है एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि रिवर जो है उसका जो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशन, ये जो क्वालिटीज है नेचुरली, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं उसके कोर्स में। मींस ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग अ चेंज। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये भी मेंशन की गई है, तुम देख सकते हो, द प्रॉब्लम ऑफ बैंक इरोजन। बैंक इरोजन का जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड इसको रोकने के लिए डैम वगैरह इन सब चीजों के बारे में, फिर बैंक्स पर बहुत से प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट। बट ये एक मेजर प्रॉब्लम है, एक मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम में से एक माना जाता है। तो और एक यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, इस वाले पेज में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पेज नंबर 97, इफ योर बुक फॉलोज दैट, कि कितने सैंड बार्स हैं पूरे रिवर में, ठीक है। देख सकते हो देयर आर मोर देन 600 सैंड बार्स ऑफ स्मॉल एंड बिग साइज ऑन द बेड ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसके ऊपर भी बहुत बार सवाल आ चुका है, आता है, उसको अंडरलाइन करके रखो और याद रखो इसको, ठीक है। तो कुछ जो है सैंडबार जो है ये परमानेंट है। सैंडबार मतलब वही जो बालू चौर या जो चोरलैंड है जहाँ पर सैंड है, वो कुछ जो है परमानेंट है, हमेशा जैसे जहाँ पे है वहीं पे रहते हैं, और कुछ नदी के बैंक टूटने की वजह से आगे जाके
चेंज होते रहते हैं, उसका विथ वगैरह ये सब चेंज होता रहता है, डेस्टिनेशन प्लेस चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज में अगर हम आ जाए 98 में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सेमी परमानेंट है, फुल्ली परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट है। While most of them are temporary in nature, but बहुत सारे ऐसे हैं जो टेम्पररी है नेचर में, 600 में से obviously। शेप, साइज, लोकेशन जो है सैंड बार का चेंज होता रहता है, क्योंकि इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डेपोजिशन होता है। ये तीनों एक्टिविटी रिवर के हैं, और ये तीनों एक्टिविटी की वजह से सैंड बार जो है कभी इस जगह में दिखते हैं, जो चोरलैंड तुमको दिखता है ना तुम्हारे नदी के आजू बाजू में, कहीं पे यहाँ दिखते हैं, कहीं पे वो बहुत आगे दिखते हैं, चेंज होता रहता है। माजुली रिवर आइलैंड हैज फॉर्म्ड विद इन ब्रह्मपुत्र रिवर अंडर जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। ये वाला लाइन को अंडरलाइन करो, माजुली कहाँ पे है, कभी सवाल आता है। माजुली एक रिवर आइलैंड है, ठीक है, चारों तरफ रिवर है, ये एक आइलैंड है। और इसमें बड़ी बात यह है कि माजुली जो है वो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। सवाल कभी कभी आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसको जो है इट्स नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बिगेस्ट है, दी बिगेस्ट नहीं, ठीक है। पृथ्वी में और भी हैं रिवर आइलैंड्स, ऐसे जितने भी हैं उनमें से इसको भी एक माना जाता है, ये बहुत बड़ा है। एट प्रेजेंट जो है इसका जो लैंड है, लैंड एरिया जो है वो है 422 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे जो करीबन 1.68 लाख लोग रहते हैं। ये 2011 की लोक गणना के मुताबिक है। 2011 में जो लोक गणना हुई थी उसके मुताबिक इतने लोग रहते हैं। ऑब्वियसली अभी हम गिनेंगे, अभी 10 साल हो गए हैं, हालांकि कोविड के बीचों बीच में पता नहीं ऑनलाइन या किसी एक प्रकृति से हम इस चीज को करने वाले हैं, मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है। तो उस विषय में अगर हम इसको करेंगे तो नया डेटा निकल के आएगा। ऑब्वियसली इससे बड़ा नंबर होगा, 168 तो नहीं होगा, और इसका एरिया भी कमेगा 100%, क्योंकि इरोजन वगैरह ये सब हो रही है, तो इसका एरिया भी कम रहा है। माजुली जो है इज अ सब डिविजन ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तो एक सब डिविजन है वहाँ। फ्लड एंड बैंक इरोजन प्रॉब्लम्स हैव एडवर्सली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ माजुली। माजुली में फ्लड आते रहते हैं, और लोग जो रहते हैं माजुली के आजू बाजू में, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो चुका है, हुआ है, होता है हर साल बिकॉज ऑफ फ्लड। तो इस बात को याद रखेंगे। द लैंड एरिया ऑफ द आइलैंड हैज बीन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। ये तो मैंने तुम्हें कहा, लैंड एरिया जो है इसका वो डिक्रीज हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर। क्यों? बिकॉज इरोजन हो रहा है, बैंक इरोजन, बैंक टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, क्योंकि रिवर आइलैंड है ना, टूटेगा तो नीचे जा रहा है। तो लैंड एरिया जो इसका है वो बहुत ज्यादा कम रहा है। फिर बात करेंगे साउदर्न फुट हिल्स की, ब्रह्मपुत्र के में जो साउथ तरफ जो हिल्स है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौन से छोटे छोटे हिल्स आते हैं। हिल्स, छोटे हिल्स मतलब प्लेटो है, जैसे मेघालय आता है, कार्बी प्लेटो आता है, बोराइल रेंज आता है, ये सब पटकाई नागा हिल्स के हिस्सा है, ठीक है। बड़ा चेन है माउंटेन्स का, अगर इसको हम मैप में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। फिलहाल इस बुक में इतना है नहीं। आई रिकमेंड यू टू सी द एटलस एंड रीड इट अ लिटिल बिट फ्रॉम देयर, तो उससे बहुत ज्यादा ये फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा। देखो, फुट हिल रीजन ऑफ अरुणाचल हिल्स, नागा हिल्स, ये कहाँ पे है, कौन से बॉर्डर में मिल जाता है। अरुणाचल हिल्स का एक हिस्सा, नागा हिल्स का एक हिस्सा तिनसुकिया में मिल जाएगा, डिब्रूगढ़ में मिल जाएगा, शिवसागर में मिल जाएगा, जोरहाट, गोलाघाट, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। और कुछ फुट हिल रीजन्स हैं जो आसाम में भी मिलते हैं, जैसे मेघालय बॉर्डर जो है उसके इलाके जो है। मेघालय बॉर्डर कहाँ कहाँ मिल जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, इन सारे बॉर्डरिंग जो है मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, ये जो है एक तरह से टुगेदर हैं, और ये भी फुट हिल से आसाम के कुछ हद तक कनेक्टेड है। सिमिलरली जो लोअर रेंजेस हैं यहाँ पे along with the northern, eastern and western region, जैसे कार्बी आंगलोंग जो प्लेटो है वो कार्बी प्लेटो कहते हैं उसको, वो भी कुछ हद तक कनेक्टेड है। वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, सब तरह से कनेक्टेड है, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्टर्न साइड से कनेक्टेड है। Again, the foothills of the Boreal Range lie in the northern boundary of the North Kachar Hills. बोराइल रीजन जो है वो नॉर्थ कछाड़ में है, सो वहां पे जाने से बोराइल हिल मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो बहुत सारे जियोग्राफिकल चीजों के बारे में बात की गई है, इन जियोग्राफिकल चीजों को हमें समझने के लिए करना क्या होगा, इन्हें समझने के लिए हमें जो है प्रॉपर एक तरीके में समझना होगा। मतलब हमें एटलस देखना पड़ेगा, और जब हम एटलस देखेंगे तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ 3 लोग हैं, बहुत से लोग चले गए हैं।
आउट ऑफ 16 एनीवेज। सो इसके ऊपर एक माइंड मैप बनाना बड़ा सा 6 विंग्स का, और बना के मुझे 6 बजे के अंदर सेंड करना। ठीक है, क्लास इतना ही है, नेक्स्ट डे को मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।